नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो आज हम कुल 30 क्वेश्चन करेंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। तो झरना जो है वो किस लेखक की रचना है? झरना किस लेखक की रचना है? जयशंकर प्रसाद की है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कि सुमित्रानंद पंत की है कि धर्मवीर भारती है? तो दोस्तों याद रखना, जो झरना जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। झरना के अलावा इन्होंने कामायनी भी लिखी है। और कौन सी लिखी है? आंसू भी इनकी रचना है, आंसू। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो अनामिका है इनकी। और कौन सी है? कुकुर मुत्ता भी इनकी है। जूही की कली भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जूही की कली। ठीक है मित्रों। और सुमित्रानंद पंत की वीणा, पल्लव, ग्राम्या, ये जो है वो सुमित्रानंद पंत की है। और धर्मवीर भारती की कौन कौन सी रचनाएं हैं? ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। और कौन सी? गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, वो धर्मवीर भारती है की रचना है। तो झरना जो है दोस्तों वो जयशंकर प्रसाद की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है दोस्तों, मानस का हंस जो है वो किसकी कृत है? मैथिली शरण गुप्त की है कि अमृतलाल नागर की है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है कि श्रीधर पाठक की है? तो मानस का जो हंस है वो श्री अमृतलाल नागर के द्वारा रचित रचना है, मानस का हंस। मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं? भारत भारती, भारत भारती। ठीक है दोस्तों, भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और कौन सी है? रंग में भंग, रंग में भंग। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी, प्रेम फुलवारी। और कौन सी? विजय पताका, विजय पताका। ठीक है। तो श्रीधर पाठक की कश्मीर की सुषमा, कश्मीर की सुषमा, ये श्रीधर पाठक की रचना है। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर ने जो है वो मानस का हंस की रचना की है। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में से दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राक्षस कि दानव कि भूसर कि निशाचर? तो सभी लोग आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, कुछ लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ठीक है मित्रों, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। भूसर जो होता है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है भूसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है हिरण्यगर्भ, विष्णु, ब्रह्मा, महेश कि गणेश? तो हिरण्यगर्भ दोस्तों जो है वो ब्रह्मा को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्मा जो है हिरण्यगर्भ को कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, षटपद का पर्यायवाची शब्द है? तितली को कहते हैं कि भ्रमर को कहते हैं कि मकड़ी को कहते हैं कि केकड़ा को कहते हैं? तो षटपद जो है वो किसको कहते हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाते रहें। तो षटपद जो दोस्तों है वो याद रखना, भ्रमर को कहते हैं, भ्रमर को जो है वो हम षटपद कहते हैं। अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष वर्ड कौन सा है? आ है कि जा है कि हा है कि सा है? तो दोस्तों याद रखना, जो अघोष वर्ड होते हैं वो तीनों सा होते हैं। शा, शा,
और सा, ये तीनों सा जो हैं वो अघोष वर्ण होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सा जो है वो अघोष वर्ण है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वन है। तो भा है कि दा है कि था है कि हा है। तो हिंदी की स्पर्श घोष और महाप्राण दंत व्यंजन कौन सी है? तो ये जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ये जो था जो है ये महाप्राण भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है और स्पर्श व्यंजन भी है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। था जो है वो दंत व्यंजन भी है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का उच्चारण स्थान है तालव्य है कि दंत है कि कंठोष्ठ है कि कंठ तालव्य है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ तालव्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन कि ठठेरिनी। तो जल्दी जल्दी सब लोग आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बहुत सही आ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को जो है लाइक अवश्य सभी लोग कर दें। तो ठठेरा का दोस्तों होगा ठठेरिन। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठठेरा का लिंग परिवर्तन जो होगा वो ठठेरिन होगा। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक है। अपादान कारक है कि कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि संबंध कारक है। तो रमा जो है वो विद्यालय से घर जाती है, तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें दोस्तों अपादान कारक है, क्योंकि विद्यालय से उसका अलगाव हो रहा है। तो अलगाव की स्थिति में हमेशा ही अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। लिंग की दृष्टि से दई क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसक है कि उभयलिंग है? तो दोस्तों याद रखना, हम अगर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो पूछा जाए तो किसी भी शब्द के आगे आप अच्छा अच्छी लगा के उसका वाक्य प्रयोग कीजिए, तो आपको सही से पता चल जाएगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दई, जैसे दई शब्द है तो इसके आगे अच्छा अच्छी आप लगाइए। दई अच्छा होता है कि अच्छी होता है? तो दई जो है वो अच्छा होता है। तो दही जब अच्छा होता है तो ये अच्छा जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो पुल्लिंग को इंडिकेट कर रहा है कि दही है वो अच्छा है। तो दही कैसा है? तो दही है हमारा पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दही जो है हमारा पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं या आभूषण। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखना, किसी के गुण दोष जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान कीजिए। कर्ण को कि मारा को कि अर्जुन ने, इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो यहाँ पर जो अर्जुन जो है वो उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य हमेशा कर्ता जो है दोस्तों वही उद्देश्य माना जाता है। तो अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो अर्जुन हमारा उद्देश्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि कहते हैं कि पद कहते हैं कि शब्दांश कहते हैं कि भाषा कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त पद को जो प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द पूछ रहा है, वो कौन सा है? पंकज है कि विद्यालय है कि जलज है कि कमल है? तो रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। विद्यालय तो दोस्तों यौगिक शब्द है,
और ये जो पंकज जो है वो कौन सा है, वो योग रूढ़ शब्द है। जलज भी दोस्तों योग रूढ़ शब्द है। जो कमल है जो, वो रूढ़ शब्द है, इसके कोई खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कमल जो है वो रूढ़ शब्द है। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है। वैचारिक है कि विचारिक है कि विचौरिक है कि वैचारिक है। तो जब विचार में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक बनेगा। ठीक है, वैचारिक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वो लोग इसको लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया प्रश्न लाते रहें। तो दोस्तों, इस एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। इन क्वेश्चनों को टाइप करना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए ढूंढना, उनको टाइप करना, फिर आपके लिए वीडियो बनाना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमको थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहे, हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या है? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। तो इसका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाए। एक दूसरे की सहायता करना जो है, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी पर नाव, लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। पत्थर को जोंक नहीं लगती, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों से प्राय टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो पत्थर पर जोंक नहीं लगती है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग। हाँ हाँ, सभी लोग के बढ़िया आंसर आ रहे हैं। तो हाँ, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हड्डी पर जो है वो बिल्कुल पत्थर दिल हो जाता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी को कहते हैं पत्थर को जोंक नहीं लगती। ऐसे ही पत्थर को कभी जोंक नहीं लग सकती। तो उसी प्रकार से हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या है? मल्लाह है, केवट है कि नाविक है कि केवल है? तो कैवर्त का जो वो है सही तद्भव रूप क्या हो जाएगा, केवट हो जाएगा। कैवर्त जो है ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, और कैवर्त का तद्भव जो है वो केवट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, केवट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? मेघ है कि ठेस है कि भौरा है कि जेठ है? बताइए, तत्सम शब्द पूछ रहा है इसमें। बहुत लोगों को आ रहे हैं कि भौरा नहीं, भौरा को तो भ्रमर होता है तत्सम शब्द, भ्रमर। इसका तो भ्रमर होता है। ये मेघ है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये तत्सम शब्द है, ये सब तद्भव है। भौरा भी ये तद्भव है। ठीक है, तो हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघ तत्सम शब्द है इसमें। प्रश्न नंबर 21 है। खिड़की जो दोस्तों है वो किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है कि विदेशज है कि देशज है कि संकर शब्द है? तो बताइएगा सभी लोग। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो बताइएगा सभी लोग। ये खिड़की जो है वो देशज है। डिबिया, चरचर, रोरा, लोटा, ये जो शब्द हैं वो देशज शब्द हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, लाइक जो है अवश्य कर दें दोस्तों। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी है कि प्रदर्शनी है कि ऑप्शन नंबर सी है कि ऑप्शन नंबर डी है? प्रदर्शनी कैसा लिखा जाता है, बताइए, बताइए। हाँ हाँ, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रदर्शनी जो है बिल्कुल सही लिखा है। प्रदर्शनी हमेशा इस सा पर होती है, रा।
ये जो है प्रदर्शनी बिल्कुल सही लिखा है। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो बताइए कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ऐसा वाक्य लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है? भोजपुरी, बुंदेली, अवधी की ब्रज? बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जो भोजपुरी जो है ये ऐसी भाषा है जो विदेश में भी बोली जाती है, जो विदेशों में भी बोली जाती है, विदेशों में भी बोली जाती है भोजपुरी को। अगला प्रश्न है, अलंकार से है ये दोस्तों। बताइएगा इसको। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। शब्द अलंकार आपको बताना है। यमक है कि रूपक है कि व्यतिरेक है कि प्रतीक है? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एमक जो है ये शब्द अलंकार है। रूपक तो ये अर्थालंकार है। रूपक, उपमा ये अर्थालंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये अनुप्रास, एमक, उत्प्रेक्षा ये जो हैं ये शब्दालंकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये एमक जो है वो शब्दालंकार है। ऊषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इनमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है कि दृष्टांत है कि संदेह है कि विरोधाभास है? बताइएगा सभी लोग। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें दोस्तों मानवीकरण अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे किसी से लगाव ना हो। जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहते हैं? नस्वर कहते हैं कि निप्सु कहते हैं कि निर्लिप्त कहते हैं कि अलगाववादी कहते हैं? जिसे किसी से लगाव ना हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे निर्लिप्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है? रिक्त है कि धरोहर है कि वसीयत है कि संदाय है? तो किस उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम क्या कहते हैं? उसे रिक्त कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे हम रिक्त कहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु ने कौन सी रचना की है? गबन की है कि गीतांजलि की है कि मैला आंचल की है कि कामायनी की है? तो दोस्तों याद रखना, फणीश्वर नाथ रेणु ने जो मैला आंचल जो है इसकी रचना की है। गबन तो किसकी है? प्रेमचंद की है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, करमवीर के संपादक थे। करमवीर के संपादक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे कि रामविलास शर्मा थे? करमवीर के संपादक कौन थे दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो करमवीर का संपादन किया है। तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।